मेरा नाम है प्रिंस और हम आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से हम आप सभी लोगों के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स मतलब क्लास 10th का गणित हम आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस बार जब रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि अधिकांश बच्चे का मैथ सब्जेक्ट में ही क्रॉस लग गया है। अधिकांश बच्चे मैथ में कम नंबर रहने की वजह से ही फेल हो गए। इसलिए मैथ को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ सब्जेक्ट को अपनी ताकत बनाइए, न कि अपनी कमजोरी बनाइए। इसलिए मैथ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए और इसे समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, मैथ बिल्कुल लो सब्जेक्ट है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस इसे समझने की ज़रूरत है और समझाने वाले की ज़रूरत है। तो चलिए, आज हम आपको मैथ में सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं और एक एक करके हम आपको बाकी सारे चैप्टर के बारे में बताएंगे, जो कि टोटल 15 चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास 10th के मैथ में। तो चलिए आज हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है और इससे जुड़े सभी प्रश्न और उत्तर। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषा को देखेंगे, जो कि आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकृत संख्याएं क्या होती है। तो गिनती वाली संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 etc। इसके आगे सभी कुछ होगा 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक। मतलब गिनती वाली जितने सारे भी संख्या हैं सभी को हम लोग प्रकृत संख्याएं बोलते हैं और प्रकृत संख्या को n के द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है और इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इंग्लिश भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो प्रकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्याएं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो प्रकृत संख्या के बारे में हम लोग जाने थे कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं और अगर प्रकृत संख्या में ही जीरो को शामिल कर दिया जाए, जैसे हम लोग प्रकृत संख्या में देखे थे कि इसका एग्जाम्पल होता है 1, 2, 3, 4 etc। अगर इसमें हम लोग जीरो को शामिल कर दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग प्रकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में समझ गए होंगे कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं और यदि प्रकृत संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है और इसको हम लोग Z से सूचित करते हैं। तो थर्ड नंबर देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्रकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। मतलब बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के योग में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं का समूह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे तक बढ़ते चल जाएगा। इसमें यदि हम ऋणात्मक अंक को मिला दें, मतलब इसमें हम लोग -1, -2, -3, -4 etc अगर इधर मिलाते चले जाएं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्ण संख्या में यदि हम लोग ऋणात्मक अंक को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या और इसे हम लोग Z से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, जीरो के दाहिनी तरफ जो भी 1, 2, 3, 4 जितने सारे भी अंक हैं इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं
धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और जीरो के जो बाएं साइड है इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में इसको निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। सभी चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो बस आप ध्यान से इसे समझिएगा। अब जो जीरो बच गया, तो जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो जो है वो न तो धनात्मक है, न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। तो जीरो को हम लोग न तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और न ही ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब चौथा नंबर आता है परिमेय संख्याएं। चौथा नंबर क्या आता है, परिमेय संख्याएं। कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q एक क्या है, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिभाषा इसको आप समझिएगा ध्यान से कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q है जो एक पूर्णांक है और q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो रहे, मतलब q बराबर जीरो न हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/4 एक परिमेय संख्या है। अगर और बात करें तो 7/5 भी हमारा एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में है। ठीक है, और इसका जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर रहता 3/0 तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो हमेशा p/q के रूप में रहना चाहिए और q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यदि हम बात करें -3 की, तो -3 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि -3 को हम लोग -3/1 लिख सकते हैं और एक है जो जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो -3 भी एक परिमेय संख्या ही होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। 5 नंबर हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। फाइव नंबर हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। ठीक है, जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 मतलब √2, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम पाई की बात करें तो पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। तो 22/7 क्या हो जाएगा, तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई एक अपरिमेय होगा, लेकिन 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई को एग्जैक्ट p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई को हम लोग एग्जैक्ट p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर हम लोग देखेंगे जो कि मेन रूप से चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं, ठीक है।
अगला हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, और इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक आपका कुछ बेसिक परिभाषा था जिसे आपको याद कर लेना है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, जो कि आपके बुक में पढ़ना है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको लेमा भी बोलते हैं। परिमेयिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमा। इसी के बारे में हमको पढ़ना है बुक में। और सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन जो है इसमें इसी का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है। तो परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम आगे देखते हैं। जैसे माना कि हमारे पास 21 और 5 दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जिसमें 21 ग्रेटर देन 5 है। माना कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है 21 और 5, जिसमें 21 ग्रेटर देन 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? चूँकि 21 5 से बड़ा है, इसलिए 21 में हम लोग भाग देंगे 5 से। ठीक है, 21 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 21 बराबर 5 गुने 4 प्लस 1। चूँकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो आप जानते हैं इसमें जो 21 है वो भाज्य है, भाजक 5 है, भागफल 4 है और शेष 1 है। और आप यह भी जानते होंगे कि शेष हमेशा 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, शेष हमेशा 0 से छोटा नहीं हो सकता है और जो भाजक होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जो भाजक होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। शेष हमेशा, ध्यान रखिएगा इस बात को, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही कहती है कि शेष हमेशा 0 से छोटा नहीं हो सकता है और भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा एक इसी प्रकार का देखेंगे कि माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a ग्रेटर देन b है। ठीक है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a ग्रेटर देन b है। तो सेम इसी प्रकार से जैसा हम लोग ऊपर में किए, यदि a b से बड़ा है तो a को हम लोग डिवाइड करेंगे b से। ठीक है, a को हम लोग b से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा कुछ शेषफल बचेगा और नीचे हमारा कोई शेष बचेगा और यहाँ पर कोई भागफल बचेगा और नीचे हमारा कोई शेष r बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चूँकि दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है, चूँकि दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b गुने क्यू प्लस r। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस r है, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि शेष हमेशा 0 से छोटा होता है और भाजक से बड़ा होता है। शेष हमेशा 0 से छोटा होता है और भाजक से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आया a बराबर बी क्यू प्लस r, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर
अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। अद्वितीय मतलब यूनिक। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ शून्य है, शून्य से जहाँ शून्य R से छोटी या बराबर है और R B से छोटा है। जहाँ शून्य है जो R से छोटी है या फिर R के बराबर है और R जो है वो B से छोटा है। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम जो है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रकृति या विधि प्रदान करती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहने का मतलब हुआ दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि के चरण को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि के चरण को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे और ठीक है, इस विधि से HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF किस प्रकार से निकालेंगे तो इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। क्योंकि आपके बुक में जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वह यही कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि माना कि C और D कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सामान्य रूप से इसे समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि माना कि C और D कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें C ग्रेटर देन D है। ठीक है, C और D कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें C ग्रेटर देन D है। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हमको HCF निकालना है। तो चूँकि C ग्रेटर देन B है इसलिए हम क्या करेंगे कि C में D से भाग देंगे। C में D से भाग देंगे तो यहाँ अगर हम C में D से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर कोई भागफल प्राप्त होगा और नीचे हमारा कोई शेषफल प्राप्त होगा जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं, और हमारा कोई भागफल प्राप्त होगा जिसे हम लोग Q से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि C बराबर DQ प्लस R। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो C बराबर DQ प्लस R। ठीक है, C बराबर DQ प्लस R लिख दिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। C बराबर DQ प्लस R हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। लेकिन जब भी इतना करने के बाद हमारा R 0 नहीं आता है, ठीक है, इतना करने के बाद भी यदि हमारा R 0 नहीं आता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे फिर से बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ का जो भाजक है, ठीक है, उसमें हम लोग शेष से डिवाइड करेंगे। मतलब इसमें क्या करेंगे कि फिर से हम इसमें डिवाइड करेंगे और D से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ का जो भाजक है यहाँ पर आ जाएगा और इसमें हम लोग D से डिवाइड करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर हमारा कोई भागफल प्राप्त होगा और नीचे हमारा कोई शेषफल प्राप्त होगा जिसको हम लोग R2 लिखते हैं, और यहाँ पर जो भागफल प्राप्त होगा इसको हम लोग Q2 लिखते हैं। तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर D बराबर R इंटू Q2 अब प्लस R2। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
मतलब जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको HCF निकालते रहना है, भाग देते रहना है। और यदि हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम भाग देना बंद कर देंगे और वहीं हमारा HCF निकल करके हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण 1 कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो चलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं। तो 12576 बड़ा है किससे? 4052 से। 12576 बड़ा है 4052 से। तो 12576 में हम लोग भाग देंगे 4052 से। तो 4 तिया 12, 3 बार इसको लगाएंगे तो 12156 आएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर बच जाएगा 420। हमें देखना है कि हमारा शेषफल 0 आया या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो हम लोग इसको साइड में लिखेंगे कि 12576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि r डज नॉट इज इक्वल टू 0। r है जो 0 के बराबर नहीं है। r है जो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर r 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से हमको इसमें भाग देंगे और 4052 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम 420 में 4052 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? 936। 9 बार में अगर इसको हम लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 3780। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 272। तो फिर से हमारा यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहती है कि हर हाल में आपका शेषफल 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4052 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4052 है, लिखेंगे 420 गुने 9 प्लस 272, जहाँ पर r डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर 0 नहीं आया तो फिर से हम इसमें भाग देंगे कितना से? 420 से। तो 420 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार में लगाएंगे 272, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 148। फिर से हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 420 इज इक्वल टू 272 गुना 1 प्लस 148, जहाँ r डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब r 0 के बराबर नहीं है। जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि 4052 और 12576 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो सेम आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा और साइड में इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए फिर यहाँ पर 0 नहीं आया तो फिर हम इसमें भाग देंगे 272 से। यहाँ पर जो भाजक रहेगा जो नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब 148 में 272 से भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे तो 148। अगर हम इसको घटाएंगे तो 124 हमारा बच जाएगा जो कि 0 नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 272 इज इक्वल टू 148 गुने 1 प्लस 124। ठीक है, जहाँ r डज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर से हम इसको भाग देंगे यहाँ पर 148 से। ठीक है, एक बार में हम लगाएंगे 124, घट के हमारा कितना आ जाएगा? 24, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 गुना 1 प्लस 24, जहाँ r डज नॉट इज इक्वल टू
जीरो है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से 24 में जो यहाँ पर 24 बच गया, तो चलिए इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिख देते हैं। जो नीचे भागफल 24 बच गया, इसमें फिर से हम भाग देंगे कितना से, 124 से। 124 से भाग देंगे तो इसको हम लगाएंगे 5 बार, 24 पचे 20 से 120 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे बच जाएगा 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हमको फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा 124 इज इक्वल टू 24 गुने 5 प्लस 4, जहाँ पर कि r डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो 6 बार में 24। अब हमारा शेषफल यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, जहाँ r 0 के बराबर है। ठीक है, जहाँ r 0 के बराबर है तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः लिखेंगे हम लोग कितना आएगा, जो सबसे लास्ट में जो भाजक बनेगा यही हमारा HCF आएगा। तो यहाँ पर भाजक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, 4 होगा। अब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। मतलब अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना इधर भाग देना पड़ेगा और इधर आपको साइड में लिखते चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले माना q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 2 होगा। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 2। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, यदि a हम माने हैं कितना, a हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम 2 माने हैं, तो 2 को यदि हम a को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ भागफल आएगा q और नीचे हमारा शेषफल बच जाएगा कितना, r। यहाँ पर हमारा कोई भागफल आएगा q और नीचे बच जाएगा r। यदि हम इसको लिखेंगे तो यह लिखाएगा a बराबर 2q प्लस r। क्या लिखाएगा, a बराबर 2q प्लस r। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि a बराबर 2q प्लस r, यहाँ पर भाजक 2 है और हम आपको बताए हैं कि r जो है वो 0 से छोटा नहीं होता है और 2 से बड़ा नहीं होता है। तो r का मान यहाँ पर क्या क्या संभव हो सकता है, 0 और 1, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर देखेंगे a बराबर 2q प्लस r, जहाँ r इज इक्वल टू 0 या तो 1 होगा। ठीक है, r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इसलिए a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, a के संभव मान, यदि r बराबर 2q और 2q प्लस 1 रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि r बराबर 2q और 2q प्लस 1। ठीक है, r बराबर 2q या फिर 2q प्लस 1, क्योंकि a बराबर
टू क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर टू क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर टू क्यू प्लस आर का मान यहाँ पर 0 है और एक जगह 1 है, तो एक बार हम लोग आर का मान 0 बैठाएंगे तो आर बराबर टू क्यू प्लस 0 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर टू क्यू ही आ जाएगा। और यदि आर बराबर ए बराबर टू क्यू प्लस 1 आएगा, आर बराबर टू क्यू प्लस 1 आएगा यदि हम आर का मान 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ठीक है, तो टू क्यू बराबर, तो यहाँ पर टू क्यू तथा टू क्यू प्लस 1 इसका मान आएगा। यदि अब हमको नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा दो क्या है, क्योंकि दो एक गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि दो एक गुणनखंड है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम, ठीक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक सम हो सकता है या विषम, इसलिए के रूप का होगा। और यही आपका क्वेश्चन में भी पूछ रहा था। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से दर्शाना है कि पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको निकाल लेना है a बराबर 2q प्लस आर, उसके बाद r का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। कैसे? क्योंकि r का मान हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या फिर भाजक से छोटा होता है, कभी भी भाजक के बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर भाजक हमारा कितना b बराबर 2 माने हैं, तो r बराबर 0 होगा या फिर 1 होगा, इसलिए a के संभव मान में एक बार हम लोग r के जगह 0 और एक बार हम लोग r के जगह 1 का मान पुट करेंगे तो 2q और 2q प्लस 1 आएगा। और चूंकि यदि a बराबर 2q तब यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि दो एक गुणनखंड है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक सम हो सकता है या फिर विषम भी हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर हम लोग 4 मानते हैं। कितना मानते हैं? b बराबर 4। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, a बराबर हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं और b बराबर 4 है, ठीक है, तो 4 को a से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई हमारा भागफल q आएगा और नीचे कोई हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यहाँ पर भाजक 4 दिया हुआ है, इसलिए r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, ठीक है, r बराबर 0, 1, 2 या 3 हो सकता है, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। शेषफल या तो 0 या 0 के बराबर होता है, 0 से कभी छोटा नहीं होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो भाजक 4 है, इसलिए हमेशा छोटा हो सकता है, 0, 1, 2 और 3। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 4q प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष से लिख सकते हैं a बराबर 4q प्लस आर। तो यहाँ पर a के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं, a के संभव मान, इसलिए a के संभव मान यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, 4q हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1, 0, 1, 2 और 3 है, 4q प्लस 2 हो सकता है और 4q प्लस 3 हो सकता है, ठीक है। a के संभव मान यहाँ पर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 हो सकता है।
इसमें 4q और 4q प्लस 2 एक गुणनखंड है। इसमें 4q और 4q प्लस 2 क्या है, एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 4q और 4q प्लस 2 एक गुणनखंड है। 4q बराबर हम, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 2q, ठीक है। 4q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 4q हो जाएगा। या फिर 4q प्लस 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1। तो इसलिए 4q और 4q प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से नीचे आपको लिखना पड़ेगा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यदि 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा। और क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यदि 4q और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के 4 संभव मान है। यदि 2 नहीं होगा, इसका मतलब कि बाकी बचा 2 वही हमारा संभव मान हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसलिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछ रहा है कि क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई परात है, अगर हमको बर्फियों का ढेरी बनाना है, ठीक है, तो एक के ऊपर एक हमको बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो हमको मुश्किल से बहुत कम ढेरी में ही और बहुत कम जगह में ही हमारा ये पूरा रखा जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो क्योंकि 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है, ठीक है, 420 और 130 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF ऑफ 420 और 130। तो चूँकि 420 बड़ा है 130 से, तो 420 में हम लोग डिवाइड करेंगे 130 से, तो 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 390। अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो चूँकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, 130 आएगा। फिर से हम इसको 4 बार में लगाएंगे तो 30 चौक 20 से होता है 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर घट के हमारा आ जाएगा 10, फिर भी 0 नहीं है, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे और फिर से इस भाजक को हम लोग यहाँ पर उतारेंगे तो 3 बार में लगाएंगे तो 30 हमारा 0 आंसर, इसका शेषफल जो है वो हमारा यहाँ पर 0 निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10। और इसके नीचे हमको इसके बारे में विस्तार से लिखना पड़ेगा कि 420 इज इक्वल टू 130 गुना 3 प्लस 30, क्योंकि अगर इतने को हम लोग कवर कर दें तो 130 गुना 3 बटा 130 गुना 3 प्लस 30, क्योंकि भाजक भागफल और शेष हमारा यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें r डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा 130 इज इक्वल टू 30 गुना 4 प्लस 10, यहाँ भी r डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 30 बराबर 10 गुना 30 प्लस 0, और यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा,
10, मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है, शेष है, वह 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा HCF ऑफ 420 130 इज इक्वल टू 10। अतः प्रत्येक ढेरी में इसकी संख्या कितनी होगी? अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बस यहीं तक बताएंगे और बाकी के अगले पार्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाई जो है आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।